नमस्कार दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम। हम लोग आधुनिक इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की श्रृंखला की अगली कड़ी में हम लोग बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार जैसी बातों के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ लाइनें डॉक्टर शंभुनाथ सिंह की। समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए, किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़े सिर्फ 2 बूंद पानी। इसी में गए बीत दिन जिंदगी के, गई घुल जवानी गई मिट निशानी। बिकल सिंधु के साध के मेघ कितने, धरा ने उठाए गगन ने गिराए। तो देखिए हम इस समय की शिला पर कैसे कैसे चित्र बनते गए। अभी चित्रकला पे भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अवनींद्र नाथ और नंदलाल बोस के बारे में। तो कहा जाता है कि इतिहास एक क्रांतिकारी युग या बिना क्रांति के इतिहास नहीं उपजता है। कैसे उपजता है, इसीलिए कहा गया है कि संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जब कांग्रेस उदारवादी रुख अपना रही थी, उसी कांग्रेस में 2 गुट हो गए थे, एक अतिवादी उग्र विचारधारा के लोग और एक उदार विचारधारा के लोग। तो उस दौरान क्या हुआ कि बंगाल विभाजन की सूचना पहले ही लीक हो गई। तो 1903 से लेकर के 1905 के बीच उदारवादियों का जो रुख रहा, उदारवादी क्या करते थे कि प्रार्थना पत्र के माध्यम से सरकार को विरोध करते थे, प्रार्थना पत्र देते थे, सभाएं करते थे। साथ में संजीवनी, हितवादी, बंगाली जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी बात जनता में उठाते थे, रखते थे, सरकार के विरोध में लिखते भी थे। लेकिन इनका ये जो तरीका था उदारवाद की तरफ था, ये लोग संवैधानिक तरीके से विरोध कर रहे थे, जो कि कांग्रेस में एक धड़ा नहीं स्वीकारता था। और जो उदारवादी नेता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र और पीसी राय आदि, ये उदारवादी ये चाहते थे कि ये आंदोलन सिर्फ बंगाल तक ही रहे। लेकिन जो अतिवादी थे यानी उग्र विचारधारा वाले, जैसे बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य जिसे कहा जाता है, और बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय आदि नेता चाहते थे कि इसका राष्ट्रव्यापी आंदोलन होना चाहिए। तो क्या किया उदारवादियों ने, अपने पत्रिका के माध्यम से और प्रार्थना के माध्यम से सरकार से कहा। और जब स्वदेशी आंदोलन शुरू किया, जनसभाएं हुई, कहा कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर दिया जाए। जो मैनचेस्टर में बने कपड़े हैं, हमारे यहाँ से कपास ले जाते हैं, मैनचेस्टर से बनाकर कपड़े हमारे मार्केट में बेचते हैं और बहुत तगड़ा मुनाफा कमा करके भेज देते हैं अपने इंग्लैंड के लिए। और लिवरपूल में जो बने नमक है उनका बहिष्कार करते हैं लोग। इसके बावजूद भी सरकार नहीं मानती है। जब घोषणा हो जाती है जुलाई 1905 में कर्जन के द्वारा कर दी जाती है बंगाल विभाजन की, तो उस दिन शोक दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर 1905 को। लोग पैदल पद यात्रा किए, गंगा स्नान किए और इसके जवाब में सरकार 22 अक्टूबर को कार्लाइल सर्कुलर निकालती है। कार्लाइल सर्कुलर के माध्यम से जो कार्यकर्ता थे उनका दमन करना शुरू कर दिया, विद्यार्थियों को विद्यालय से निकालना शुरू कर दिया, छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी, तमाम जैसी योजनाएं और घटनाएं घटित हुई। तो इससे जो है अतिवादी जो थे या उग्र विचारधारा के समर्थक थे, उनका मोह भंग हो गया। और जब उनका मोह भंग हो जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बातें लिख दी है, एक विभाजन के सुरेंद्र नाथ बनर्जी और के मित्र, पृथ्वी चंद्र राय, और ये लोगों के उदारवाद की समर्थक थे। इन लोगों का मानना था कि जो आंदोलन ये बंगाल तक ही रहे, ये पूरे देश में नहीं ले जाना चाहते थे। लेकिन जब सरकार कार्लाइल सर्कुलर निकालती है 22 अक्टूबर 1905 को और उसके तहत दमन करती है, छात्रवृत्ति रोकती है वगैरह, उसी के जवाब में के मित्र द्वारा यानी कृष्ण कुमार मित्र द्वारा एंटी सर्कुलर सोसाइटी का गठन किया गया।
क्या सरकार नहीं देगी, तुम स्वदेशी अपनाओ, हम छात्रवृत्ति इकट्ठा करके देंगे, हम उसके विरोध में करेंगे। जगह जगह विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई और विदेशी दुकानों पर धरने दिए गए। ये तमाम ऐसी घटनाएं घटित हुई। देखते हैं अब जब ये बात आप थोड़ा सा नोट कर ले चाहे तो, हिंट के रूप में की पॉइंट्स। तो अब चूंकि उदारवादियों का जो उद्देश्य था कि भारत और इंग्लैंड में जो शिक्षित भारतीय हैं अधिक से अधिक उनको भारत के पक्ष में समर्थन जुटाना था, और ये कह रहे थे कि हम ऐसा कोई कार्य न करें कि जिस तरह से ब्रिटेन को यानी इंग्लैंड को वाणिज्य और व्यापार में मुनाफा हो, ऐसे सभी कार्यों को त्याग दें। ये एक तरह से असहयोग की नीति अपना रहे थे, लेकिन संवैधानिक तरीके से। और इसके जवाब में सरकार ब्रिटिश रूल दबाव डाल रहा है, सर्कुलर सोसाइटी का गठन कर रहा है, एक सर्कुलर जारी कर देता है, कार्लाइल सर्कुलर जिसे बोलते हैं। तो अब क्या हुआ कि जब उग्र विचारधारा के लोग थे तो उन लोगों ने क्या किया, इसको नोट कर लेंगे तो फिर इनकी बातों से सहमत नहीं हुए। एक तो इनका जो संवैधानिक तरीका था इसको नहीं पसंद करते थे लोग। उदारवादियों के नेतृत्व में जो आंदोलन का कोई परिणाम नहीं निकला, और उदारवादियों के संवैधानिक रूप से उग्रवादी, एकदम उग्रवादी कहना अच्छा नहीं है, उग्र विचारधारा के जो समर्थक थे एकदम असहमत थे। तो सरकार ने अभियान को असफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं का दमन किया, लाठीचार्ज कराई, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति रोक दी गई, यहाँ तक कि वंदे मातरम गीत पर भी रोक लगा दी गई। तो अब देखते हैं हम जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा अगर इस आंदोलन के दौरान, तो सामाजिक एवं साहित्य क्षेत्र पर भी पड़ा। तो हम ज़रा सा इस बात को मिटाएं, आप नोट कर लिए होंगे मुझे आशा है। तो देखते हैं कि इसके दौरान शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, जब अतिवादी तैयार हो जाते हैं, अब वो पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए कि लाला लाजपत राय भगत सिंह के काका या अजीत सिंह, श्रद्धानंद जिसे मुंशी राम कहा जाता है, स्वामी पंजाब वाले इलाके में इस बात को फैलाए, और बंगाल में तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने नेतृत्व किया था, आंध्र प्रदेश में हरि सर्वोत्तम राव, और चेन्नई में या मद्रास, अब चेन्नई है पहले मद्रास था, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई सुब्रमण्यम शिवा, और बम्बई में बाल गंगाधर तिलक, दिल्ली में सैयद हैदर रजा आदि लोगों ने स्वदेशी आंदोलन को बल दिया। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, स्वदेशी आंदोलन के दौरान शिक्षण संस्थाएं या संस्थाओं की स्थापना। अब देखते हैं कौन कौन सी शिक्षण संस्थान की स्थापना होती है इस दौरान। पहला जो राष्ट्रीय विद्यालय बना स्वदेशी आंदोलन एवं बहिष्कार आंदोलन के दौरान, देखिए कहानी आप सुनिए, सारे पॉइंट्स यहाँ नोट नहीं किए जाएंगे, वही पॉइंट्स नोट किए जाएंगे जो बुलेट पॉइंट की तरह काम करेंगे एग्जाम में। कहानी आप सुनेंगे तो याद हो ही जाएगी। पहला राष्ट्रीय विद्यालय बनाया गया रंगपुर में, बंगाल एरिया में 1905 में पहला विद्यालय बना, राष्ट्रीय विद्यालय रंगपुर में। फिर 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। बंगाल नेशनल कॉलेज 1906 में बना, 14-15 अगस्त के आसपास बंगाल नेशनल कॉलेज बना, और उस नेशनल कॉलेज के जो प्राचार्य बने अरविंद घोष बने। और डांस सोसाइटी ने भी अपना रोल बहुत प्ले किया। हालांकि डांस सोसाइटी 1902 में ही गठित की जा चुकी थी सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा, और 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो शांति निकेतन था, वर्तमान में वो विश्व भारती विश्वविद्यालय बन गया है।
तो ये कुछ शिक्षण संस्थाएं थी जो कि स्वदेशी हुई। कहा गया कि अब जो अंग्रेज सरकार द्वारा बनाए गए विद्यालय उनको छोड़ो, अपने विद्यालय में आओ, इस तरह से ज़्यादा जनमानस शिक्षित होगा, हम अपनी बात रख पाएंगे। तो शिक्षण संस्थाओं में प्रथम राष्ट्रीय विद्यालय रंगपुर में, याद स्थान रखना है, रंगपुर में स्थापित हुआ और ये समय है 1905 में। हम किसी का विरोध तभी करेंगे जब हमारे पास भी ऐसी व्यवस्था हो, तो हम उनके शिक्षण संस्थाओं का विरोध करेंगे तो अपने लोगों को कैसे पढ़ाएंगे, इसलिए बात करनी पड़ी। ठीक अगले वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना होती 1906 में। अब राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के बाद एक और आती है बंगाल नेशनल कॉलेज। बंगाल नेशनल कॉलेज और जो इसके प्राचार्य बने प्राचार्य अरविंद घोष। और एक और शिक्षण संस्था स्थापित हुई बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ या पर लिख दे रहा हूँ बंगाल तकनीकी संस्थान, ऊपर लिख दे रहे हैं बंगाल तकनीकी संस्थान या बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ये भी 1906 में स्थापित कर दिया गया। और सवाल आता है यहाँ से, तो डांस सोसाइटी का रोल था। डांस सोसाइटी और इसके संस्थापक थे सतीश चंद्र मुखर्जी। और शांति निकेतन भी उस समय बहुत रोल प्ले किया था। हालांकि इसकी स्थापना 1901 में ही हो गई थी, शांति निकेतन। और इसके संस्थापक रविन्द्रनाथ टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर। और वर्तमान में इसका नाम है विश्व भारती विश्वविद्यालय। विश्व भारती विश्वविद्यालय, वर्तमान में इसका नाम भी है। तो इस दौरान शिक्षण संस्थाएं स्थापित हुई, इसको नोट कर लें। तो लोग देखते हैं तो आखिर उग्र राष्ट्रवादियों की विचारधारा क्यों अलग हुई। जो उग्र राष्ट्रवादियों की जो गतिविधियां थी वे आखिर कौन से ऐसे कारण थे जो उदारवादियों से भिन्न थे। पहली बात कि उदारवादियों के नेतृत्व में कोई परिणाम नहीं निकला। वे याचना करते रहे, प्रार्थना पत्र देते रहे, यात्राएं करते रहे, लेकिन उससे बहुत खास परिणाम नहीं निकला। तो इसलिए उग्र यानी चरमपंथी हावी होने लगे। दूसरी बात, ये लोग संवैधानिक रुख अपनाते थे और संवैधानिक रुख के विरुद्ध था। उग्र राष्ट्रवादी संवैधानिक रुख को नहीं मानते थे। और तीसरी बात जो थी, सरकार द्वारा कार्यकर्ताओं का दमन, लाठीचार्ज करना, कार्लाइल सर्कुलर के द्वारा उनके छात्रवृत्ति को रोक देना, वंदे मातरम गीत पर प्रतिबंध लगा देना, इतनी बात हुई। इसके बाद उग्रवादी या उग्रवादी शब्द अच्छा नहीं लगता,
बल्कि उग्र विचारधारा वाले जो हमारे राष्ट्रवादी थे वो इकट्ठा होते हैं और नारा देते हैं, कहते हैं उपनिवेशी शासन से भारत को आज़ादी मिले, इससे कम पर हमें कुछ नहीं कबूल है। तो सब लोग शपथ लेते हैं कि जनसभाएं होती हैं और अरविंद घोष कहते हैं शासन संचालन को अवरुद्ध कर दो और साथ में ऐसे किसी भी कार्य से दूर रहो जिससे इंग्लैंड को व्यापार और वाणिज्य में सहायता मिलती हो। और अरविंद घोष का ये कथन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की सांसें हैं। जरा कुछ बातों को हम लोग थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। उग्र, हालांकि वो जो उग्र राष्ट्रवादियों की गतिविधियां, क्या थी गतिविधियों में? पहली बात तो हमने क्या बताया कि ये असहमत थे, इन्होंने विद्यालय खोले और काम किए। और इनकी गतिविधियों के पीछे कारण क्या था? मुख्य कारण विद्यालय खोले, जगह जगह सभाएं किए। मैं ये बात बता दे रहा हूँ यहीं पे आप समझ लें कि शपथ लेना, सभाएं करना, सभाएं और देशव्यापी आंदोलन। और जबकि उदारवादी चाहते थे केवल बंगाल तक ही रहे। तो ये सारी बातें हैं। कारण क्या था? जो मुख्य कारण, वो मुख्य कारण, तीन मुख्य कारण थे। पहला था कि उदारवादी नेतृत्व में कोई सफलता नहीं मिली। उदारवादी नेतृत्व में कोई खास परिणाम नहीं निकला, खास परिणाम नहीं निकला। एक बात। दूसरी, उग्र विचारधारा के लोग, उग्र विचारधारा वाले विचारधारा के लोग उदारवादियों के संवैधानिक रुख से असहमत थे। उनकी बातों से वो असहमत थे। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था कि सरकार द्वारा कठोर दमन। जब इतनी बात हो जाती है तो अब ये लोग क्या करते हैं? तो अब इकट्ठा होते हैं, सब लोग शपथ लेते हैं, सभाएं करते हैं। अरविंद घोष का एक कोटेशन भी याद रख लेते हैं। इनका नारा था, इसको मिटा दें, उग्र राष्ट्रवादियों का नारा था। नारा मैंने बताया कि ये लोग कहते थे कि हमको सिर्फ और सिर्फ आज़ादी चाहिए, उपनिवेशी शासन से भारत को आज़ादी मिले। तो इस स्वदेशी आंदोलन के दौरान उग्र राष्ट्रवादियों का नारा था उपनिवेशी या औपनिवेशिक शासन भी कह सकते हैं, उपनिवेशी शासन से भारत को आज़ादी मिले। आज़ादी मिले, ये इनका नारा था। कहते थे कि हमको, और अरविंद घोष कहते हैं, अरविंद घोष का कथन है, अरविंद घोष ने कहा, क्या कहा अरविंद घोष ने? इस बात को देखें हम लोग। ऐसे किसी भी कार्य को
करने से परहेज करें जिससे इंग्लैंड की व्यापार, वाणिज्य को लाभ हो। और एक और इन्होंने ये कोटेशन पूछा जाता है कि राजनीतिक एकता राजनीतिक एकता नहीं बल्कि राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की जीवन सांसें हैं, राष्ट्र की जीवन सांसें हैं। कि बिना राजनीतिक एकता के हम ये बातें कुछ नहीं कर सकते। तो चाहे तो आप इसे नोट कर लें। और ये तो इनकी बात थी, लेकिन कहाँ कहाँ इन्होंने योगदान दिया। मैंने शिक्षा क्षेत्र में, हालांकि भारत में शिक्षा का विकास एक अलग चैप्टर ही होना चाहिए और होगा भी। यहाँ पर हम बंग भंग और उग्र राष्ट्रवाद के उदय के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए इन चीज़ों को बस संक्षिप्त पॉइंट में दिया जा रहा है। और सांस्कृतिक क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। सांस्कृतिक क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। सबसे अधिक प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र में पड़ा। और इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा आमार सोनार बांग्ला आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की गई। नामक गीत की रचना की गई, जो कि आगे चलकर अमार सोनार बांग्ला, यही गीत जब 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो उसका राष्ट्रीय गीत बना। और साथ में ये एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल साहित्य में पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। गीतांजलि के लिए, गीतांजलि इनकी रचना है। गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, और ये मिला था 1913 में। ये भारत ही नहीं बल्कि एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये बात हुई। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं चित्रकला पर। चित्रकला में अवनींद्रनाथ और नंदलाल बोस का बहुत नाम आता है। इंडियन आर्ट ऑफ ओरिएंटल सोसाइटी की स्थापना अवनींद्रनाथ के द्वारा की जाती है और इसी संस्थान से छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले नंदलाल बोस पहले व्यक्ति थे। और आज भी, यानी जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे आज़ाद भारत के संविधान में जो मूल प्रति, उस पर चित्रकारी जो की गई है, नंदलाल बोस की पेंटिंग मिलेगी आपको।
तो जरा सा इस बात को भी देखते हैं कि चित्रकला में योगदान, साहित्य में भी तो योगदान था, तमाम किताबें लिखी गई, पत्र पत्रिकाएं जारी की गई। अब हम लोग देखते हैं चित्रकला में क्या क्या योगदान था। चित्रकला में योगदान स्वदेशी आंदोलन का, चित्रकला में योगदान, ये फैक्ट हैं, इन्हें बस याद रखना है। चाहे आप पढ़ेंगे तो इन फैक्ट को जोड़ करके विस्तृत लेख तैयार कर सकते हैं। ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान की बात कर रहे हैं हम। स्वदेशी आंदोलन का चित्रकला में योगदान, एक तो है अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर इन्हें बंगाली चित्रकला का पिता माना जाए, प्रवर्तक माना जाता है। बंगाली चित्रकला के प्रवर्तक इनको माना जाता है, अवनींद्रनाथ टैगोर जी को। इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इसको हिंदी में कह सकते हैं भारतीय प्राच्य कला संस्थान। भारतीय प्राच्य कला संस्थान की स्थापना। भारतीय प्राच्य कला संस्थान यानी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी, ये याद रखना। और दूसरी जो बात है, इस संस्थान से, जो ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट है, इस संस्थान से छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम था नंदलाल बोस। नंदलाल बोस, और इन्हीं की पेंटिंग आपको संविधान में मिलती है। नंदलाल बोस। भारतीय प्राच्य कला संस्थान से छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति। भारतीय प्राच्य का मतलब पूर्व, जैसे हम लोग कहते हैं पाश्चात्य सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता, इसी तरह प्राच्य मतलब पूर्वी। तो भारतीय प्राच्य कला संस्थान से छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति। और इनका जो सबसे प्रसिद्ध चित्र है, नंदलाल बोस का प्रमुख चित्र है यति, प्रमुख चित्र बहुत फेमस है। इसे आप गूगल करेंगे, इमेज देखेंगे, प्रमुख चित्र यति सावित्री का चित्र, यति सावित्री का चित्र, यति सावित्री का चित्र। और 1954 में इन्हें पद्म विभूषण मिलता है। 1954 में जो सेकेंड सिविलियन अवार्ड होता है भारत का, द्वितीय सर्वोच्च पुरस्कार होता है पद्म विभूषण। तो 1954 में नंदलाल बोस को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण मिला। तो इतनी बात इनके बारे में, इन्हें नोट कर लीजिए।
तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं चित्रकला में जो योगदान था, साथ में विज्ञान के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। विज्ञान के क्षेत्र में योगदान, क्या योगदान था विज्ञान के क्षेत्र में। एक जगदीश चंद्र बसु या जगदीश चंद्र बोस भी बोलते हैं, जगदीश चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस या बसु भी मिलेगा इनका नाम। और एक तरफ है पीसी राय यानी पृथ्वी चंद्र राय, दो लोगों का नाम आता है। विशेष करके हम जानते हैं कि जब हमें लगता है कि हम लोग 9th क्लास में पढ़ रहे थे, आज जब भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इन्होंने एक लेख लिखा था, प्लांट्स आल्सो ब्रीथ एंड फील, पौधे भी श्वसन करते हैं और अनुभव भी करते हैं। इनका एक आविष्कार है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ से पौधे की उम्र का भी पता चलता है, और क्रेस्कोग्राफ ही बताता है कि पौधे भी श्वसन करते हैं और अनुभव करते हैं। और साथ में इन्होंने रेडियो तरंगों के साथ साथ माइक्रोवेव्स पर भी रिसर्च किया। तो और अपनी वनस्पति विज्ञान पर तो शोध किया ही किया इन्होंने। हालांकि रेडियो विज्ञान के पिता यही हैं, लेकिन होता है कि अमेरिकन पेटेंट इनको मिलता है। इनके पेटेंट होने से पहले ही क्या किया, थोड़ा लेट हो गया, तो मार्कोनी ने 1909 में अपने नाम पे पेटेंट ले लिया। तो इसलिए रेडियो तरंगों के लिए 1909 में मार्कोनी को नोबेल पुरस्कार दिया गया, और इन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली। ये रेडियो विज्ञान के पिता कहे जाते हैं, और साथ ही बंगाली विज्ञान साहित्य के पिता माने जाते हैं जगदीश चंद्र बोस। और जो प्रशांत चंद्र राय, पृथ्वी चंद्र राय जो हैं, पीसी राय, बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना करते हैं। तो इन बातों को थोड़ा थोड़ा लिख लें हम लोग। जेसी बोस के बारे में इन्होंने क्या क्या किया। रेडियो तथा सूक्ष्म तरंग यानी माइक्रोवेव्स, सूक्ष्म तरंग प्रकाशिकी, दैट मीन्स ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी के साथ साथ वनस्पति विज्ञान पर शोध किया इन्होंने। और अमेरिकन पेटेंट प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, अमेरिकन पेटेंट प्राप्त करने वाले पहले भारतीय। इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई, नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित। रेडियो विज्ञान के पिता, रेडियो विज्ञान के पिता तथा बंगाली विज्ञान साहित्य के पिता, बंगाली विज्ञान साहित्य के पिता कहे जाते हैं। हालांकि
1909 में इनके स्थान पर मार्कोनी को रेडियो के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। हकदार ही थे लेकिन दिया गया, तो इससे पहले पेटेंट करा दिया उन्होंने। और इतनी बातें, और इनकी एक जो आविष्कार है यही लिख दे रहे हैं, क्रेस्कोग्राफ। मुझे याद रहा कि 2000 जब हम लोग शायद छोटे से, तो एक बार मैं देखा था PCS 2009 या अथवा 2010, दोनों में से किसी में ये पूछा था कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो फिजिक्स के साथ साथ बॉटनी में भी उनका योगदान है। तो यही वो व्यक्ति हैं जो बॉटनी में क्रेस्कोग्राफ बनाया था। इसी क्रेस्कोग्राफ बताता है कि प्लांट्स आल्सो ब्रीथ एंड फील, पौधे भी अनुभव करते, श्वसन करते हैं और अनुभव करते हैं। तो ये तो इनके बारे में बात रही। लेकिन जो PC राय हैं, बंगाल के केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना किया इन्होंने। बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना की इन्होंने। तो मिटाए थे। अब देखिए, अब इधर स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, तमाम संस्थाएं स्थापित हो रही हैं, आविष्कार हो रहे हैं और तमाम चीज़ें चल रही हैं। और ये किसके जवाब में हुआ था कि जब बंग भंग हुआ, बंग भंग यानी बंगाल का विभाजन, बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर को लागू हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को। तो इसी के एवज में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। तो सरकार ने 22 अक्टूबर, ब्रिटिश सरकार ने 22 अक्टूबर 1905 को कार्लाइल किसी व्यक्ति का नाम था जिन्होंने बनाया था इसको। कार्लाइल सर्कुलर निकाला। इसके अनुसार स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने वाले छात्रों, भाग लेने वाले संस्थान के अनुदान तथा छात्रों की छात्रवृत्ति रोक दी गई। और इसी के जवाब में कृष्ण कुमार मित्र ने एंटी सर्कुलर सोसाइटी का गठन किया।
इसके प्रतिक्रिया में कृष्ण कुमार मित्र ने एंटी सर्कुलर सोसाइटी का गठन किया। अब कोई बात नहीं, आप संस्थाओं का जो है अनुदान रोक देंगे, छात्रों की छात्रवृत्ति रोक देंगे, हम उसको बैलेंस करने के लिए इसका गठन करते। तो एंटी सर्कुलर सोसाइटी का गठन किया इन्होंने कार्लाइल सर्कुलर के विरोध में। यहाँ पे ये सवाल बन सकता है, कार्लाइल सर्कुलर के विरोध में। तो कार्लाइल सर्कुलर के विरोध में इन्होंने एंटी सर्कुलर सोसाइटी का गठन किया और दिसंबर 1905 में रमेश चंद्र दत्त के नेतृत्व में भारत का प्रथम औद्योगिक सम्मेलन किया जाता है। अब तो ये देखा आपने, और उद्योग में अगर देखें तो मैं मिटाना चाहूँगा इसको। दिसंबर 1905 में रोमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में बनारस में भारत का प्रथम औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किया गया। जब अपने उद्योगों पर ध्यान दिया जाए, ब्रिटिश को तभी आघात पहुंचेगी। तो धीरे धीरे ये भी बात हुई। अब एक थे एडवोकेट, वकील थे, इनका नाम था अब्दुल रसूल। उन्होंने कहा कि जो हमें स्वदेशी आंदोलन दे गया, पिछले 50-60 वर्षों में जो नहीं हुआ, वो मात्र बंगाल विभाजन के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन के तहत हुआ। तो इनकी टिप्पणी लिख लेते हैं अब्दुल रसूल साहब की। अब्दुल रसूल, पिछले 50-60 वर्षों में भी, पिछले 50-60 वर्षों में भी जो हम नहीं कर पाए, वह केवल 6 माह में कर दिया। वह केवल 6 माह में कर दिया। तकनीकी कारणों से ये क्लास यहीं पर रोकी जा रही है। आपका समय शुभ हो। फिर अगली क्लास में मिलते हैं।